एक से शुरू करेंगे सिलसिला और वो चलेगा आर्टिकल 395 तक। हालांकि आर्टिकल्स की संख्या 450 से अधिक होगी, लेकिन वो लिखे कहां तक ही जाते हैं, 395 तक। और आप जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पार्ट्स एंड आर्टिकल्स से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सिंपल आएगा, या तो आपको प्रोविजन देकर उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाएगा, या फिर आपको आर्टिकल देकर उससे रिलेटेड प्रोविजंस पूछ लिए जाएंगे, उससे रिलेटेड प्रावधान पूछ लिए जाएंगे। वो कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद या किन अनुच्छेदों में है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 11 तक, 12 से लेकर 35 तक, या 36 से लेकर 51 तक। तो हम सब जानते हैं संविधान के भाग 2 में है सिटीजनशिप या नागरिकता, और नागरिकता के प्रोविजन किसमें किए गए हैं? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक किए गए हैं। लेकिन ये तो तब है जब आपसे आर्टिकल्स की रेंज पूछी जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपसे सीधे सीधे एक पर्टिकुलर प्रोविजन पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बताइए धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। तो आप तुरंत सोचेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो राइट टू इक्वालिटी है, ये तो समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक होता है, और आर्टिकल 14 में तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 16 में तो अवसर की समानता है, आर्टिकल 17 में तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 18 में तो टाइटल्स का एबोलिशन या उपाधियों का अंत है। हाँ, लेकिन आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध आर्टिकल 15 के तहत लगा है। आपको ऑप्शन में दे देंगे, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 आपको एक पहचानना होगा। तो वो आप तभी पहचान कर पाएंगे जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से याद होंगे। तो जिस तरीके से इतिहास में तारीखों को याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद करना। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, और एक क्विक रिवीजन से सारे के सारे आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान के आर्टिकल्स के बारे में। और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक यहां पर जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में रिवीजन करने में मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान का भाग 1, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, संविधान का भाग 1 जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र या उसका क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 1। और आप जानते हैं आर्टिकल 1 या संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का यहां पर मतलब है जिसमें शामिल होंगे भारत के सभी 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। और आप जानते हैं इनके क्षेत्रों के बारे में, इनके टेरिटरीज और बाउंड्रीज के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में। और इसी आर्टिकल से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश के 2 नाम हैं, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। इसके बाद आता है आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 2, जिसमें है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहने का मतलब अगर कोई भी बाहरी क्षेत्र या कोई भी बाहरी राज्य भारत संघ में आकर शामिल होना चाहे तो आर्टिकल 2 के तहत ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें अपनी टेरिटरी का विस्तार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर बाहर से कोई भी क्षेत्र या कोई भी राज्य आकर भारत में मिलता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई गोवा, दमन दीव की अगर हम बात करें, दादरा नगर हवेली की अगर हम बात करें, तो ये कभी पुर्तगालियों के अधीन हुआ करते थे।
पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो वो कभी फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। इवन सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम भी पहले भारत संघ का भाग नहीं था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम का भारत में विलय करके उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और उसे असम के सहराज्य के रूप में स्थापित किया गया। और अगले ही साल बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला और सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो भी किसके तहत हुआ? एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आर्टिकल 2A जिसमें है एडमिशन ऑफ सिक्किम टू द यूनियन या सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, तो इसीलिए 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही सिक्किम का विलय भारत में करके उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। लेकिन आर्टिकल 2A को अब क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 3, जिसमें है नेम ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड ओल्ड स्टेट्स। नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के ही किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके उसे किसी और राज्य के साथ जोड़कर या उसके किसी क्षेत्र को किसी और राज्य के क्षेत्र से जोड़कर अगर भारत में ही नए राज्यों का जन्म या नए राज्यों का गठन किया जाता है तो दैट इज पॉसिबल एज पर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हमारे देश में किसी भी राज्य का निर्माण होता है या किसी भी नए राज्य को बनाया जाता है तो उससे संबंधित बिल या विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही किसी नए राज्य के गठन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे शुरू किया जा सकता है। और आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उसके एरियाज में परिवर्तन किए जा सकते हैं, बाउंड्रीज में चेंजेस किए जा सकते हैं और उसी से नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसके हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि सीमाओं में क्या किए गए? परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए। इससे पहले 2 जून सन 2014 में आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में परिवर्तन करके BN कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक नए राज्य का गठन किया गया था, जो हमारे देश का 29वां राज्य कहलाता है, तेलंगाना। तो वो भी किसके तहत हुआ? आर्टिकल 3 के तहत हुआ। लेकिन बस ध्यान रखेंगे, इस विधेयक को हम शुरू ही किससे कर सकते हैं? राष्ट्रपति की ही स्वीकृति से इसको संसद में पेश किया जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू अमेंड द 1st and 4th शेड्यूल एंड टू प्रोवाइड फॉर सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। इसका मतलब है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुवंशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल करके या आर्टिकल 2 या 3 से संबंधित कोई भी लॉ या कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो एक साधारण प्रक्रिया से भी किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, तो जो संविधान संशोधन बिल या विधेयक होता है उसे दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से क्या होना होता है? पारित होना होता है। लेकिन अगर बात किसी भी नए राज्य की प्रवेश की है या नए राज्य की गठन की है तो उसे एक साधारण बहुमत से भी, साधारण प्रक्रिया से भी, एक ऑर्डिनरी बिल से भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी भी क्षेत्र को अपने भारत राज्य क्षेत्र में शामिल करते हैं तो वो साधारण प्रक्रिया से किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत सरकार भारत राज्य का कोई क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपती है, जैसे हमने बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा, जैसे हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ किया, तो फिर वहां पर अनुच्छेद 368 के ही तहत संविधान में संशोधन करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो ये वो 4 आर्टिकल्स हैं, ये वो 4 अनुच्छेद हैं जो कि संविधान का भाग 1 कहलाते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, दैट इज सिटीजनशिप, जिसमें हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। और आप जानते होंगे कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक
सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप या नागरिकता के विषय में किए गए हैं। नागरिकता के प्रावधान हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं और ब्रिटेन की ही तरह सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का प्रावधान हमने अपने देश में किया है। उसी से संबंधित सबसे पहले आता है आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में, यानी कि जब हमने अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय किन किन आधारों पर या किन किन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो इसके तहत सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, तो उस समय भारत में निवास कर रहे जितने भी लोग थे, भारत में रह रहे जितने भी लोग थे, उन सबको भारत का नागरिक मान लिया गया। जिन लोगों का जन्म भारत में ही हुआ था, जिनके माता पिता भी भारत में ही जन्मे थे, उन्हें भी भारत की नागरिकता क्या कर दी गई, प्रदान कर दी गई। इसके अलावा वो सारे के सारे लोग जो विभाजन के बाद 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत में आ चुके थे, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। और वो विदेशी जो पिछले 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहे थे, अगर वो भारत की नागरिकता चाहते थे तो उन्हें भी भारत का नागरिक बना दिया गया, उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी गई। ये वो कुछ मेजर्स थे जो हमने संविधान के प्रारंभ में रखे। जो भारत के अधिवासी थे, डोमिसाइल थे, उन्हें भी भारत की नागरिकता क्या कर दी गई, इसी आधार पर प्रदान कर दी गई। इसके अलावा वो लोग जिनके माता पिता या जिनके दादा दादी नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, उस आधार पर भी उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। कहने का मतलब जितने भी लोग उस समय सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहे थे, वो सब बन गए भारत के नागरिक। लेकिन आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में कहा गया, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में दिया गया है। जो लोग भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत आ गए, उन्हें तो आर्टिकल 5 के तहत ही भारत की नागरिकता दे दी गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 19 जुलाई 1948 या उसके बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए होंगे, तो उनके लिए हमने प्रावधान किया आर्टिकल 6 में और आपसे उनसे कहा कि जितने भी लोग 19 जुलाई 1948 या उसके बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत में आए हैं, उन्हें कम से कम भारत में 6 महीने बिताने होंगे और संविधान लागू होने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसी के आधार पर उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत दी गई है, लेकिन ये केवल वो लोग हैं जो 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत आए थे। इसके बाद होता है आर्टिकल 7, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अगर विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए हैं, तो भाई ऐसे भी तो लोग थे जो भारत से प्रव्रजन करके या भारत से माइग्रेट होकर कहां चले गए, हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। तो उनके लिए हमने प्रावधान कर दिया आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में और साफ साफ कह दिया कि वो सारे के सारे लोग जो माइग्रेट होकर प्रव्रजन करके हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन सभी लोगों की नागरिकता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। इसके बाद आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 में है, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। जब हम अपना संविधान लागू कर रहे थे, तो भाई ऐसे भी तो बहुत सारे लोग थे ना जो भारतीय मूल के थे लेकिन रह रहे थे विदेशों में। तो उनको हमने ये ऑप्शन दिया कि भाई जब हम अपना संविधान लागू कर रहे हैं और इस समय वो सारे के सारे लोग जो भारतीय मूल के हैं, जिनके पूर्वज, जिनके माता पिता, दादा दादी भारत में जन्मे हैं या भारत के हैं, तो अगर वो विदेशों में निवास कर रहे हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, तो अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिन्हें पंजीकरण कराना होगा। उस आधार पर हम उन्हें भी भारत की नागरिकता दे देंगे। तो यहां पर PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग उन लोगों को कहा जाता है जो विदेशों में रहते हैं, उनके पास विदेशों की ही नागरिकताएं होती हैं, लेकिन वो कभी ना कभी इंडियन ओरिजिन के रहे हैं, उनके माता पिता या उनके पूर्वज क्या थे, भारतीय थे।
या फिर वो व्यक्ति जो पहले भारत का नागरिक था लेकिन अब विदेश में रहकर किसी विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर चुका है, वो भी क्या कहलाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति, वो भी क्या कहलाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उन्हीं की नागरिकता के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 8 में किए गए। इसके बाद आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन्स voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि नागरिकता का निलंबन, टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। आप जानते हैं कि हमने अपने देश में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का क्या किया है? प्रावधान किया है। लेकिन अगर भारत का कोई भी नागरिक विदेश में जाकर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी जो नागरिकता है या उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, उसकी जो भारतीय नागरिकता है, वो क्या कर दी जाती है? टर्मिनेट या समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद है आर्टिकल 10, कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, या नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब यह है कि संसद केवल एक विधि बनाकर, केवल एक कानून बनाकर ही नागरिकता के अधिकारों को छीन सकता है। इसके अलावा नागरिकता के अधिकार हमेशा बने रहेंगे और नागरिकता के अधिकारों को किसी भी नागरिक से किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जाएगा। अगर संसद ही ऐसी विधि या ऐसा कानून बना दे जिससे किसी के नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन हो या उसके नागरिकता का अल्पीकरण हो, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। अदरवाइज बिना संसद के विधि बनाए किसी के भी नागरिकता के अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी पार्ट में लास्ट आर्टिकल होता है राइट टू सिटीजनशिप टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। कहने का मतलब आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। और बिल्कुल संसद ने नागरिकता से संबंधित कानून बनाए भी हैं, जिसे हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट, जिसे हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से। नागरिकता अधिनियम 1955। तो संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है और उसमें अमेंडमेंट्स या उसमें संशोधन भी कर सकती है। जब 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया या सिटीजनशिप एक्ट आया, तो आप जानते होंगे इस अधिनियम के तहत ऐसे 5 तरीके बनाए गए, ऐसे 5 वेज बनाए गए जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 ways टू गेट सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बनाए गए 1955 में सिटीजनशिप एक्ट या नागरिकता अधिनियम के तहत। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भाई सबसे पहले है सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमने ये प्रोविजन बनाया, ये कानून बनाया कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसके माता और पिता दोनों में से कोई एक कम से कम क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उस आधार पर उसे जन्म से ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे आप सभी लोग और हम, मैं, भाई हमारा जन्म कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है और हमारे माता पिता भी भारत के नागरिक हैं, इसीलिए तो हमें जन्म से ही क्या मिली है? भारत की नागरिकता मिली है। तो ये सबसे पहला तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, सिटीजनशिप बाय बर्थ, या जिसे हम कहते हैं जन्म से नागरिकता। एक होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, या जिसे हम कहते हैं वंश परंपरा से नागरिकता। अब पहली कंडीशन तो उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वो लोग जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
कहने का मतलब वो सारे के सारे लोग जिनका जन्म भारत के बाहर किसी विदेशी राज्य में हुआ है या किसी और देश में हुआ है, लेकिन अगर उनके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन वो कहलाएगी सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश परंपरा से नागरिकता। ये पहले केवल और केवल पिता की ही नागरिकता के आधार पर दी जाती थी, लेकिन 1992 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ तो 1992 में ही माता की नागरिकता के आधार पर भी वंशानुगत या वंश परंपरा से नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है अगर आप भारत की नागरिकता चाहते हैं तो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण से नागरिकता। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से नागरिकता। और ध्यान रखेंगे पंजीकरण से नागरिकता किसे दी जाएगी भाई? कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहली कंडीशन है उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसे पंजीकरण कराना होगा, लेकिन वो पंजीकरण तभी करा सकता है जब वो आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत का सामान्य रूप से निवासी हो। कहने का मतलब अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति भारत में 7 साल से रह रहा है, और ध्यान रखेंगे पिछले 8 सालों में उसका भारत में स्टेइंग पीरियड कम से कम 6 साल का रहा है, और फिर वो पिछले 12 महीनों से यानी कि 1 साल से लगातार भारत में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है या नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति का भारत में आकर कम से कम 7 साल रहना क्या होगा? अनिवार्य होगा, लेकिन उस 7 साल में से पिछले 12 महीने से वो लगातार रह रहा हो आवेदन करने से पहले, यानी कि पिछले 8 वर्षों में कम से कम 6 साल और पिछले 12 महीनों से लगातार, तो टोटल स्टेइंग पीरियड कितना हो गया? 7 इयर्स का। अगली कंडीशन रजिस्ट्रेशन की, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी भी देश में या सामान्य रूप से क्या कर रहा हो? निवास कर रहा हो। अविभाजित भारत के बाहर यानी कि वो किसी भी विदेशी राज्य में या किसी भी देश में निवास कर रहा है, लेकिन वो भारतीय मूल का है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। भारतीय नागरिकता या भारतीय नागरिक से विवाहित कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी विदेशी भारतीय नागरिक के साथ विवाह कर लेता है या विवाह कर लेती है तो उसे कम से कम 7 साल भारत में सामान्य रूप से रहना होगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या कर सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के माता पिता भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड या पंजीकृत हैं, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है, तो इस आधार पर भी उसे रजिस्ट्रेशन से, उसे पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है, उसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो वो भारत में आकर 5 साल निवास करके ही रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन बस ध्यान रहे आवेदन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले वो पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो। इन सारे के सारे आधारों पर रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद चौथा तरीका होता है जिसे कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण से नागरिकता। बाय नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण से नागरिकता। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पिछले 14 सालों में से 11 साल से भारत में रह रहा हो और आवेदन करने से ठीक पहले वो 12 महीने से यहां पर रह रहा हो और उसने अपनी विदेशी नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, तो वो नेचुरलाइजेशन या देशीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद 5वां तरीका होता है बाय
एक्वायर्ड टेरिटरी, यानी कि अर्जित भूभाग से। अगर भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र या किसी भी विदेशी राज्य का विलय हो जाता है तो उसमें आने वाले सारे के सारे लोग भी तत्काल प्रभाव से क्या बन जाते हैं, भारत के नागरिक। जैसे फॉर एग्जांपल 1961 में गोवा और दमनदीव को पुर्तगालियों से खाली करवाकर उसे भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, गोवा और दमनदीव में जितने भी रहने वाले लोग होंगे, जैसे ही उसका विलय भारत में हुआ वो भारत के नागरिक बन गए। जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ 1974 में, तो सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग अब भारत संघ का भाग बन गए हैं तो उन्हें भारत की भी क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। और इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 के ही तहत नागरिकता के निलंबन के 3 तरीके बनाए गए, जिसमें सबसे पहला कहलाता है रिनंसिएशन, या जिसे आप कह सकते हैं नागरिकता का परित्याग। सबसे पहला रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह जब चाहे स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन, या जिसे हम कहते हैं बर्खास्तगी। आर्टिकल 9 में अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है भारत की नागरिकता को छोड़े बिना, तो उसे उसकी नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और ध्यान रखेंगे तीसरा तरीका होता है जो कहलाता है डेप्रीवेशन, जिसे कहते हैं नागरिकता से वंचित करना। एक होता है डेप्रीवेशन, जिसे कहा जाता है नागरिकता से वंचित करना। तो ध्यान रखेंगे भारत सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं एक आधार पर किसी नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है। अगर कोई भी भारत का नागरिक भारतीय संविधान के प्रति निरादर या भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित करता है तो इस आधार पर उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी भारत का नागरिक पागल या दिवालिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन यह है कि अगर युद्ध काल में कोई भी भारत का नागरिक शत्रुओं की मदद करते हुए पाया जाता है तो वो देशद्रोही है, उसे भारत का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है, उसके नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसे भी उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से, यानी कि देशीयकरण या पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर ही उसे 2 वर्ष का कारावास हो जाता है या 2 साल की जेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत से बाहर चला जाता है और 7 साल तक भारत में वापस लौट कर ही नहीं आता है, तो क्या करेगा भारत की नागरिकता का, उसकी नागरिकता से भी उसे वंचित किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई भी भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष या नागरिक से विवाह कर लेती है तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है, अगर वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये थे नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, और ऐसे 3 तरीके जिससे नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त। इसके बाद आता है संविधान का भाग 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स या अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार है जो हमें संवैधानिक रूप से प्रदान किए गए हैं और जिनसे हमें राज्य वंचित नहीं कर सकता, जो
हमसे छीने नहीं जा सकते हैं, और अगर हमसे छीने जाते हैं तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट देम। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमने यूएसए या अमेरिकी संविधान से ली है, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है मौलिक अधिकार, जो कि पहले हमें 7 दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 12, जिसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स में जहां जहां पर भी स्टेट या राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट इंक्लूड्स, राज्य में हम किस किस को सम्मिलित करते हैं, तो ध्यान रखेंगे स्टेट में, राज्य में ही हम सम्मिलित कर सकते हैं किस किस को। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, संघीय सरकार एवं संसद, यानी कि संघ की कार्यपालिका भी और संघ की विधायिका भी, ये दोनों क्या कहलाती हैं? स्टेट कहलाती हैं। इन आर्टिकल और इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मौलिक अधिकारों में। दोस्तों, आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को ही संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा वो अधिकार पत्र कहलाता है जिसे कभी सन 1215 ईस्वी में किंग जॉन के द्वारा अपने नागरिकों के लिए लिखवाया गया था। इसीलिए संविधान के भाग 3 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो स्टेट में शामिल करेंगे हम संघीय सरकार और संसद को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इसी में हम इंक्लूड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य की सरकार, और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। इसी में हम इंक्लूड करते हैं लोकल बॉडीज, जैसे पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें और नगर पालिकाएं। इन्हें भी भाग 3 में हम क्या कह सकते हैं? राज्य कह सकते हैं। और इसके अलावा ऑल बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वो सारे की सारे अंग, वो सारे के सारे प्राधिकारी जिन्हें विधि या संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? राज्य कह सकते हैं एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे मौलिक अधिकारों में, तो राज्य इन सभी को भी क्या किया जा सकता है? कहा जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को वो कमजोर करता है या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है, तो ऐसी विधियों को शून्य और निरस्त करने की शक्ति न्यायपालिका के पास रहेगी, जुडिशरी के पास रहेगी। और इसके अलावा आर्टिकल 3 में यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है, पहले की जो विधियां हैं, वो केवल तब तक ही लागू रहेंगी जब तक किसी के संविधान या किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं। अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें भी शून्य करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है। और इसके अलावा संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनाए जाएंगे या जो भी विधियां बनाई जाएंगी तो वो भी मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप जानते हैं जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत के न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। और अगर राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत
और हाई कोर्ट्स के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत ऐसी विधियों को निरस्त किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है, नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकारों को 6 पार्ट्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या विधि के समक्ष समता या समानता। ये हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है, जो कि सारे के सारे लोगों को कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करता है। और ये कहता है कि भाई कानून की नजरों में सारे के सारे लोग एक समान है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। एज पर आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को कभी भी आपराधिक मामलों के लिए ना तो गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही भारत के किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 में हमारे सांसदों को दिए गए हैं और आर्टिकल 194 में हमारे विधायकों को दिए गए हैं। और वो प्रिविलेजेस क्या है? वो प्रिविलेजेस ये हैं कि आर्टिकल 105 के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आर्टिकल 194 के तहत मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर संसद में कोई भी सेशन होता है तो सदन में सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी एमपी को या किसी भी एमएलए को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी दीवानी मामले में, और ना ही उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मामला दर्ज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कानून की नजरों में सब लोग बिल्कुल एक समान है, कानून सबको बराबर नजरों से देखता है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और हमारे एमपीज और एमएलएज इसमें एक्सेप्शन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके बाद राइट टू इक्वालिटी में ही अगला आर्टिकल होता है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 15, जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जहां पर सिटीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जहां पर पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से क्या है? प्रतिषेध। लेकिन क्या यहां पर कुछ एक्सेप्शंस होंगी? भाई डेफिनेटली होंगी। एक्सेप्शंस तो सारी जगह है। एक तरफ तो आर्टिकल 15 के तहत हमने कहा कि भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर राज्य चाहे तो एज पर आर्टिकल 15(3) महिलाओं के लिए और बालकों के लिए या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए स्पेशल प्रोविजंस या विशेष अधिकार या विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन आ जाता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4, स्टेट हैज द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर SCs, STs एंड बैकवर्ड क्लासेस। राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। तो एक तरफ हमने कहा कि भाई धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई मतभेद मत कीजिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, लेकिन वहां पर कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस रखे गए हैं। साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, निजी संस्थानों में SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस को
वो लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें निजी संस्थानों में, उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश लेने पर भी उनके साथ स्पेशल प्रोविजंस या उनके विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जो कि आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी में अगला आर्टिकल होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये अधिकार भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है और कहा गया है कि भारत के नागरिकों को, सभी को, भाई भारत में जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है या जितने भी सरकारी रोजगार होते हैं, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज होती है, उनमें सभी नागरिकों का क्या है, बिल्कुल बराबर अधिकार है। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, और आप जानते हैं आर्टिकल 16 का 4 जो रिजर्वेशन का प्रावधान करता है फॉर SC/ST, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 के 4 के तहत किया गया है। भारत के सभी लोगों या सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता जरूर दी गई है, लेकिन SC/STs को नौकरियों में, अपॉर्चुनिटीज में या रोजगार में आरक्षण प्रदान करना या प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके बाद राइट टू इक्वालिटी में अगला आर्टिकल होता है आर्टिकल 17, जिसमें है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। भारत से छुआछूत अस्पृश्यता का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। भाई किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी ढाबे, मनोरंजन केंद्र पर जाने से रोकना अनटचेबिलिटी होगी। किसी को भी जाति सूचक शब्द कहकर या बोलकर उसका अपमान करना भी अनटचेबिलिटी होगी। किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के व्यक्ति को किसी मंदिर में प्रवेश करने से, किसी सार्वजनिक स्थान से, तालाब से पानी लेने से रोकना भी अनटचेबिलिटी होगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करना, उसको बढ़ावा देना भी क्या माना जाएगा, अनटचेबिलिटी माना जाएगा, अस्पृश्यता माना जाएगा। तो कहने का मतलब भारत से अस्पृश्यता का पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है एज पर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार में आखिरी आर्टिकल होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत। तो आप जानते हैं कि भाई भारत का कोई भी नागरिक या भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले या अपने नाम के बाद अपनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उपाधियों का इस्तेमाल करने की परमिशन हमने केवल या तो किसको दी है, डॉक्टरेट्स को, या फिर डिफेंस पर्संस को। जो लोग डॉक्टरेट्स हैं वो अपने नाम के पहले डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो डिफेंस के लोग हैं वो अपने नाम से पहले अपनी उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है कि वो अपने नाम के साथ अपनी उपाधि का इस्तेमाल करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशों से प्राप्त अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई उपाधि मिलती है या उपाधि दी जाती है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। इवन राष्ट्रपति के द्वारा भी अगर कोई अवार्ड या कोई सम्मान दिया गया है तो उसका भी इस्तेमाल नाम के साथ नहीं किया जा सकता। टू मेंटेन इक्वालिटी इन इंडिया, भारत में समानता को कायम रखने के लिए। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद हमारा दूसरा मौलिक अधिकार आ जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। और आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक किया गया है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो आप जानते हैं आर्टिकल 19(1) के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। हालांकि पहले ये 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। तो आर्टिकल 19(1) में
हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हैं, हमें कौन कौन सी हमें फ्रीडम मिली है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अपने विचार किसी के भी सामने अभिव्यक्त कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। बोलने का अधिकार हमें आर्टिकल 19(1) के ही तहत दिया गया है, लेकिन बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वह देश की गरिमा के खिलाफ कुछ ना बोले, किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, अदरवाइज मानहानि हो सकती है, डिफेमेशन हो सकता है। इसके अलावा भारत के प्रत्येक नागरिक को दूसरी स्वतंत्रता क्या है? दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वह शांतिपूर्वक होना चाहिए और वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आम या कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता राइट टू मेक यूनियंस, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 के तहत ही दी गई है। इसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने या विचरण करने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत दी गई है। इसके अलावा राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत मिली है। संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। और छठी स्वतंत्रता है किसी भी प्रोफेशन, किसी भी ट्रेड, किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता भी हमें आर्टिकल 19 के ही तहत दी गई है। बस ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा व्यापार, कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसे प्रोफेशन में ना हो जो कि इलीगल हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको आर्टिकल 19 के तहत कह दिया गया कि आप किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी कारोबार को कर सकते हैं और आपने स्मगलिंग शुरू कर दी, वो तो इलीगल है, ऑब्वियसली वो तो अवैधानिक है। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 19 के तहत दी गई हैं। इसके बाद होता है आर्टिकल 20, जिसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। कहने का मतलब अगर भारत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, अगर वो अपराधी होता है, तो अपराधी होने के बाद भी उसे कुछ संरक्षण दिए गए हैं, उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया लेकिन बाद में उसे इलीगल घोषित किया गया है या बाद में उसे अवैधानिक घोषित किया गया है, तो उसे उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसने वो कार्य किया था वो उस टाइम आपराधिक नहीं था, उसे बाद में क्या किया गया है, आपराधिक किया गया है। दूसरी कंडीशन आर्टिकल 20 के 2 में ये होती है कंजर्वेशन फ्रॉम डबल पनिशमेंट, दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध के लिए भारत में व्यक्ति को केवल एक ही बार पनिश किया जा सकता है, बार बार नहीं। और आर्टिकल 20 के 3 में यह प्रोविजन किया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग विटनेस अगेंस्ट ऑन, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। व्यक्ति को जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीवन जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। अब यहां पर दो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि बताइए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी में सबसे पहले निरस्त किया जाने वाला, सबसे पहले सस्पेंड किया जाने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 358 के तहत एज पर आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देश में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात लगता है तो सबसे पहले ही सस्पेंड किया जाने वाला आर्टिकल होता है आर्टिकल 19, क्योंकि हम सब जानते हैं उसमें हमें क्या मिली है, फ्रीडम मिली है, स्वतंत्रता मिली है। सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। लेकिन आर्टिकल 359 अनुच्छेद 359 ये कहता है कि चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, चाहे आपातकालीन स्थिति भी हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता।
इसीलिए अनुच्छेद 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकारों को भी क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद आप जानते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 2002 में पारित हुआ, उसी के तहत राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया और इसी के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। और आप जानते हैं ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किया गया था। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में ही अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, जिसमें है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर व्यक्ति को, सबसे पहली कंडीशन है आर्टिकल 22 के 1 के तहत, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध उसे बताना अनिवार्य होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो उसे अपनी अभिरुचि, अपने पसंद का अधिवक्ता या वकील अपने लिए करने या चुनने का भी क्या देना होगा, अधिकार देना होगा, जो कि आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा अगला फंडामेंटल राइट, जो कहलाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात् श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। तो ध्यान रखेंगे, भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना और या उससे जबरन या जबरदस्ती कोई भी कार्य करवाना भी पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। और साथ में आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। कहने का मतलब भारत में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी भी कारखाने में मजदूर बनाकर उससे कार्य करवाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, दैट इज नोन एज चाइल्ड लेबर, उसे बाल श्रम माना जाएगा। क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना तो उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है। लेकिन अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री में मजदूर बनाकर उससे कार्य करवाते हैं तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि आपने उससे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया है। इसके बाद होता है हमारा 4th फंडामेंटल राइट, हमारा चौथा मौलिक अधिकार, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आप जानते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दी गई है। सबसे पहला आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियन, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि भाई आप जिस धर्म के अनुयायी हैं या जिस धर्म में रुचि रखते हैं उस धर्म को की उपासना कर सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं और उसी धर्म के ही सभी रीति रिवाजों का भी पालन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिख समुदाय का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर भी कृपाण धारण करके जा सकता है, उसको कृपाण धारण करने की शक्ति आर्टिकल 25 के ही तहत दी गई है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, आप एयरपोर्ट जाएं, तो आप जानते हैं कि आप वहां पर कृपाण लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक सिख समुदाय का व्यक्ति जा सकता है क्योंकि वो उसकी धार्मिक रीति रिवाजों या धार्मिक या रिलीजियस कस्टम्स का ही क्या है, एक भाग है। इसके बाद आर्टिकल 26 में होता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस फंक्शंस, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक फंक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि आप एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, आप एक पंथ निरपेक्ष राज्य में रहते हैं और भारत धर्म के मामले में पूरी तरीके से तटस्थ है। हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, हालांकि यहां पर लगभग 80% हिंदू निवास करते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये केवल और केवल एक सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य है जहां पर हर धर्म के व्यक्ति को
अपने धर्म को मानने और उसके रीति रिवाजों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कहने का मतलब अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य की प्रमोशन के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है, वो टैक्स फ्री हो सकता है। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को ये बाध्य किया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार की पूजा या उपासना में उपस्थित हो। ये उसकी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो सम्मिलित हो और चाहे तो सम्मिलित ना हो। इसके बाद हमारा 5th फंडामेंटल राइट, हमारा 5वां मौलिक अधिकार होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसके तहत 2 आर्टिकल्स आते हैं, एक आर्टिकल 29 और एक आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहां पर माइनॉरिटीज शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन संविधान में माइनॉरिटीज को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसकी कोई व्याख्या या परिभाषा नहीं दी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 7 समुदाय रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। और अगर हम इन 7 समुदायों के बारे में बात करें तो इन 7 समुदायों में केवल और केवल भारत में हिंदू हैं जो बहुसंख्यक है, बाकी सारी की सारी कम्युनिटीज क्या कहलाती हैं? माइनॉरिटीज कहलाती हैं। अब यहां पर माइनॉरिटीज लिखा जरूर गया है, लेकिन अनुच्छेद 29 के भी तहत ये अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके बाद आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है कि अगर वह अपने धर्म प्रचार के लिए, अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स या धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 में अनुच्छेद 31 में हुआ करता था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया। दैट वॉज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया। और आप जानते हैं अब दैट बिकेम अ लीगल राइट, अब इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है और इसका प्रोविजन आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। तो कहने का मतलब अब आर्टिकल 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निरस्त कर दिया गया है, दैट हैज बीन रिपील्ड नाउ। इसके बाद अगला होता है आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति या सेविंग ऑफ लॉस। और आप जानते होंगे ये आर्टिकल बाद में ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। जब हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था, जब भूमि सुधार के कानून बनाए गए थे, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद आर्टिकल 31B जिसमें है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण।
और साथ में है आर्टिकल 31 का सी, जिसमें है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो आर्टिकल 31 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन 31, 31A, 31B और 31C क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 31D, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव। लेकिन इस आर्टिकल को अब निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट और सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, हमारा अंतिम मौलिक अधिकार, जिसमें है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जितने भी मौलिक अधिकार हमें भाग 3 में दिए गए हैं, इनको प्रभावित या इनको प्रवर्तित कराने का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकार। कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई अगर आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित कर दिया जाता है या आपका कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन का जो मामला है उस पर प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी। और अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए गए हैं तो ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर इन आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट हैज द पावर इन आर्टिकल 226 कि वो आपके मौलिक अधिकारों को दोबारा से बहाल करने के लिए कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश या रिट रिलीज कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के ही तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स रिलीज कर सकता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। जैसे सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं जिसको, एक मैंडमस होती है जिसको हम परमादेश कहते हैं, एक सर्टियोरेरी होती है जिसे हम उत्प्रेक्षण कहते हैं, एक प्रोहिबिशन होती है जिसे हम प्रतिषेध कहते हैं, और एक क्यू वारंटो जिसे हम अधिकार पृच्छा कहते हैं। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 मौलिक अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 32 का ए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट एक्ट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। ये आर्टिकल अब एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट हैज बीन रिपील्ड, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, जो उसे आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 के तहत दी गई है। इसके बाद है आर्टिकल 34 में रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है या मार्शल लॉ लागू है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। और लास्ट आर्टिकल इस पार्ट का आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान आर्टिकल 35 या अनुच्छेद 35 में दिया गया है। तो यह था संविधान का भाग 3, जिसमें हमने बात की आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और आप जानते हैं जो कि संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि लिए गए हैं कहां से, आप जानते हैं आयरलैंड से। ये राज्य के वो कर्तव्य होते हैं जो एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए उसे अपनी जनता के लिए फॉलो करने चाहिए। और ध्यान रखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या होता है, उद्देश्य होता है। सबसे पहले आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा, यानी कि भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में क्या की गई है, दी गई है, बिल्कुल वही राज्य की परिभाषा अब भाग 4 के लिए आर्टिकल 36 में दी गई है।
इसके बाद आर्टिकल 37 में है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इस भाग में समाहित तत्वों का लागू होना। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार तो हमारे वो मूलभूत अधिकार थे जिन्हें हमसे छीना नहीं जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्क क्या है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं एंड दीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये नॉन जस्टिफिएबल होते हैं। लेकिन अगर किसी भी डीपीएसपी का उल्लंघन करने से किसी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर ये वाद योग्य हो सकते हैं, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 38 द स्टेट विल क्रिएट अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यहां पर सारे के सारे राज्य के वो कर्तव्य दिए गए हैं जो कि उसे एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 39 में है सम पॉलिसी प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत जो कि आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 39A आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था और इसमें ऐड किया गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। राज्य का कर्तव्य है कि वह समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। इसके बाद आर्टिकल 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत जो कि गांधीयन प्रिंसिपल गांधीवादी सिद्धांत का भाग है। राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आर्टिकल 41 में आता है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन कंडीशन। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि राइट टू गेट वर्क हमारा मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है। और यही कारण है कि अगर आपको कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो जहां एक तरफ भारत के सभी नागरिकों को कार्य पाना या कार्य के अवसर प्राप्त करना या उन्हें कार्य के अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 42 में प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, वही राज्य का कर्तव्य है कि कार्य को करने की न्याय संगत और मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाए और साथ में महिलाओं को प्रसूति सहायता का भी प्रावधान किया जाए। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य का कर्तव्य है कि वो वर्कर्स को, कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे ताकि वह अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, सुधार सके। आर्टिकल 43A भाई ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है। इस आर्टिकल को भी बाद में जोड़ा गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। इसके बाद अगला होता है आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, बाद में जोड़ा गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 में है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी कि
6 वर्ष तक के बच्चे, इसमें शामिल हैं 6 वर्ष तक के बच्चे। राज्य का कर्तव्य है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना तो उनका मौलिक अधिकार हो जाता है। आर्टिकल 46 में है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 में है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और आप जानते हैं कि अगर राज्य चाहे तो स्वास्थ्य को कायम करने के लिए किसी भी प्रकार के पेय मादक पदार्थ को प्रतिबंध कर सकता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आर्टिकल 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का संगठन। लेकिन इसी के तहत एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, जिसमें जोड़ा गया प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला है आर्टिकल 49 जिसमें है प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 में। इसके बाद आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और लास्ट आर्टिकल है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भी राज्य का कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया विच वॉज 4A, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि रशिया से ली गई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही संविधान का भाग 4A जोड़ा गया था और एक नया आर्टिकल 51A जोड़कर इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई जो कि इनिशियली कितनी थी 10। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। लेकिन इन्हीं 10 मौलिक कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ी गई 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों और माता पिताओं को उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य है। तो ये था संविधान का भाग 4A जिसमें हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं।